गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अचीवमेंट एकेडमी में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर जो है आपका 9 है, जिसका शीर्षक है जंतुओं में जन्म। तो इसमें जो है अति महत्वपूर्ण जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है उसे आपको तैयार करवाया जा रहा है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं, तो आप इसे नोट्स करते चलें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? तो नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं। नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आंतरिक निषेचन क्या होता है? आंतरिक निषेचन जो है, आंतरिक निषेचन किसमें होता है? तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा मादा के शरीर में। इसमें राइट आंसर हो जाएगा मादा के शरीर में। थर्ड क्वेश्चन है, मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि को क्या कहते हैं? तो मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि को हम लोग बोलते हैं निषेचन। इसे बोला जाता है निषेचन। अगला क्वेश्चन है, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे को जन्म देते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो वैसे जंतु को हम लोग बोलते हैं अंडप्रजक। वैसे जंतु को हम लोग बोलते हैं अंडप्रजक। अगला क्वेश्चन है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? तो एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या जो है 1 होती है। अगला क्वेश्चन है, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं जरायुज, है ना। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें बोलते हैं जरायुज। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन निम्न में किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा ऑप्शन है हाइड्रा, पैरामीशियम, अमीबा या बैक्टीरिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा जो है इसका जनन जो है मुकुलन विधि द्वारा किया जाता है। अगला है हाइड्रा में जनन की विधि है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मुकुलन। राइट आंसर हो जाएगा मुकुलम। अगला है अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो अमीबा जैसा कि हम जानते हैं कि एक कोशिकीय जीव है, तो इसमें जो है जनन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुविभाजन विधि के द्वारा होता है। अगला है बाह्य निषेचन किसमें होता है? तो बाह्य निषेचन जो होता है मादा के शरीर के बाहर, ठीक है, मादा के शरीर से बाहर। तो अगला है, मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? तो उष्मायन के लिए। उष्मायन जो है जिससे कि अपने अंडों को सेती है, गर्मी देती है, जिससे कि उसके बच्चे आसानी से बाहर आ जाएं। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो किसमें? अमीबा, हाइड्रा, मलेरिया परजीवी या प्लेनेरिया। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा जो है अलैंगिक जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन की विधि कौन सा है? इसमें से बीजाणु द्वारा, मुकुलन द्वारा, द्विखंडन द्वारा या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि किसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है? ईस्ट, हाइड्रा, स्पंज या ईस्ट और हाइड्रा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट और हाइड्रा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा युग्मक कहलाता है? मनुष्य में मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंडाणु। तो इस तरीक़े से चैप्टर 9 का जो है टॉप 15 क्वेश्चन जो है आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। अब चलते हैं चैप्टर 10 में। चलिए, तो हमारा जो है जो 10 चैप्टर इसका नाम है किशोरावस्था की ओर, ठीक है, यानी किशोरावस्था। इसके बारे में जो है कहा जाता है किशोरावस्था अत्यंत ही तनाव और तूफान की अवस्था है। स्टैनली हॉल ने इसे जो है काफ़ी अच्छे तरीक़ों से परिभाषित किया है। उन्होंने कहा किशोरावस्था एक तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। अर्थात इस अवस्था में बच्चे या तो अपने स्वर्णिम काल लिखते हैं, अपना स्वर्णिम भविष्य बनाते हैं, अथवा उनका जो है भविष्य बिगड़ता है। तो किशोरावस्था बहुत ही नाजुक अवस्था है और इस अवस्था में जो बच्चे संभल गए हैं उनके लिए आगे की ज़िंदगी जो है आबाद होती है। और जो बच्चे नहीं संभल पाते हैं, अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं इस तनाव और अत्यंत तूफान वाले अवस्था में, तो वो बच्चों का भविष्य निश्चित तौर पर बर्बाद होता है। तो यही अवस्था है जब बच्चे अपने ध्यान को अटेंड करें, केवल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे, स्टडी पे ध्यान रखें, फोकस करें। और चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन से परिवर्तन यौवनारंभ के दौरान नहीं होते हैं? है ना, इनमें से कौन से परिवर्तन जब किशोरावस्था प्रारंभ होता है तो उसके
लोग यौवनारंभ के दौरान कौन सा जो है परिवर्तन नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक लंबाई में वृद्धि या गौण लैंगिक गुणों का विकास, एडम्स एप्पल दिखना या रजोनिवृत्ति। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा रजोनिवृत्ति। ठीक है, तो ये जो है इस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सेकंड क्वेश्चन है यौवनारंभ प्रारंभ के साथ ही पौरुष हार्मोन स्रावित होता है तो उसे क्या कहते हैं? यौवनावस्था प्रारंभ होने के साथ ही पौरुष हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसे हम लोग जो है यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन या एड्रीनलिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। अगला है निम्न में से कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग निर्धारण करता है? यानी कि कौन सा जो है लिंग निर्धारण करता है? यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा XY। ठीक है, XY जब मिलते हैं तब जो है शिशु का लिंग निर्धारण किया जाता है। यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि XY और इसमें कई ग्रुप होते हैं। एक होते हैं XX जिसकी और एक होते हैं XY एक होते हैं। तो आगे चलते हैं। देखिए लड़कों के गलों में उभरा हुआ भाग को क्या कहते हैं? लड़कों के गले में जो है उभरे हुए भाग होते हैं, आप लोग देखे होंगे कि गले के आगे हल्का सा निकला हुआ कुछ होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एडम्स एप्पल या कंठमणि। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य के कोशिका के केंद्रक में जो है गुणसूत्रों की संख्या जो है 23 जोड़ी होती है। ठीक है, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की संख्या जो है 23 जोड़ी होती है। अगला पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है किस माध्यम से? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा खून चढ़ाने से। यानी अगर वही नीडल का प्रयोग जो है एड्स वाले व्यक्ति में तथा वही नीडल का यूज जो है एक स्वस्थ व्यक्ति में किया जाए तो निश्चित तौर पे उस व्यक्ति को भी एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जिसका पूरा नाम है वह हो सकता है। और भी देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नर जनन हार्मोन है? तो आपको पहले भी बता दिया गया है टेस्टोस्टेरोन जो है मनुष्य का नर जनन हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं? तो शिशु के लिंग निर्धारण करने के लिए जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्र के द्वारा ही शिशु का लिंग निर्धारण होता है कि वह जो है बच्चा है या बच्ची है। अगला किशोरावस्था की उम्र कब से कब तक है? तो किशोरावस्था की उम्र जो है 11 से 19 वर्ष तक माना गया है। ठीक है, जिसे टीन एजर्स भी कहते हैं। अगला है क्वेश्चन स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? तो स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की अवधि जो है सामान्यतः 28 दिनों की होती है। अगला क्वेश्चन है कितने उम्र तक को शैशवावस्था कहा जाता है? तो शैशवावस्था जो है कहा जाता है 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था को जो है शैशवावस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? किशोर बच्चों के लिए सबसे सर्वोत्तम आहार इसमें से रोटी दाल और सब्जियां जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर में होने वाले परिवर्तन किस प्रक्रिया का एक भाग है? तो शरीर में होने वाले परिवर्तन जो है ये वृद्धि के प्रक्रिया का एक भाग है। शरीर में वृद्धि जो है वृद्धि का भी विकास और वृद्धि जो है दोनों होते हैं। वृद्धि क्या है? तो वृद्धि जो है एक प्राकृतिक प्रक्रम है जो कि अपने आप स्वतः नेचुरली होते रहता है। अगला किस अवस्था मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं? राइट आंसर हो जाएगा किशोरा अवस्था में। तो इस प्रकार से हमारा जो है टॉप 15 क्वेश्चन चैप्टर 10 से समाप्त हुआ। और हम लोग अब देखेंगे इसके आगे जो चैप्टर 10 के बाद जो 11 चैप्टर है उसमें फिजिक्स है। यहाँ बायोलॉजी आपको समाप्त हुआ। बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको टोटल कंप्लीट हो गया है और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीक़ों से याद कर लेंगे और नोटबुक में भी इसे लिख लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें।